मध्य प्रदेश में 27 सीटों के उपचुनावों में बीजेपी को मात देने कांग्रेस नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख के पैटर्न पर कांग्रेस भी 20 मतदाताओं पर एक इंचार्ज बना रही है। हर एक विधानसभा में 15,000 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। इस तरह उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 4 लाख इंचार्ज बनाए जा रहे हैं। इन्हें वोटर लिस्ट के पन्ने का इंचार्ज कहा जाएगा। इनकी जवाबदेही होगी कि वह मतदाता सूची पर ध्यान रखें। उसके पन्ने में कहीं कोई गड़बड़ी दिखती है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से करें। इसके अलावा मतदाताओं से संपर्क भी स्थापित करेंगे कार्यकर्ता हमारा जहां उसका घर है, जिस जगह उसका मतदान होता है और जिस मतदान केंद्र का वो वोटर है, तो निश्चित रूप से 2-3 पेज का एक मतदाता सूची रहती है जिसमें 25 से 30 घर या 40 घर की मतदाता सूची रहती है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भले हर बूथ पे कम से कम 15-20 कार्यकर्ता ऐसा रहता है जो कांग्रेस के लिए मतदान केंद्र पे कांग्रेस की लड़ाई लड़ता है। 27 सीटों पर कार्यकर्ताओं की फौज के साथ ही युवा कांग्रेस और NSUI से जुड़े कार्यकर्ता और सेवा दल के लोग भी तैनात होंगे। लेकिन कांग्रेस के सत्ता की वापसी के इस पैटर्न पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। अरे 20 तो हो तब तो इंचार्ज बनेगा। कल्पनाओं के सब्ज बाग दिखाने से कोई कार्यकर्ता में ताकत थोड़ी आने वाली है। ऐसे स्वर्ग में विचरण कर क्यों रहे हैं वो? कभी सुंदर कांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हालात देखकर बाजार लगाते हैं। कोरोना काल में राजनीतिक दल जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तैयारी पहले ही हो चुकी है, जिसने अब कांग्रेस को पंजों के बल ला रखा है। शायद यही वजह है कि जब कांग्रेस उपचुनाव की तैयारियों में और मुद्दों को लेकर पूरे एक्टिव मोड में है, ऐसे में बीजेपी अपनी चुनावी जमावट और मुद्दों के असलाह को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखती है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जीत का पन्ना। जीत का पन्ना फार्मूला। जीत का अगर कोई फार्मूला होता तो कितना अच्छा होता। आप किसी मेडिसिन की तरह रैपर खोलते, उस फार्मूले को अपनी जीभ पर रखते और एक बढ़िया गिलास पानी के साथ आप पी जाते और जीत के रास्ते पर आप दौड़ पड़ते। लेकिन जीत का फार्मूला इतना जटिल होता है, इतना मेहनत और परिश्रम की गुफाओं से होकर गुजरता है कि आप उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और यही चुनौती कांग्रेस के सामने की भी है कि वो कैसे आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर एक मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत और शक्ति के दम पर आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने बीजेपी के पन्ना प्रमुख की तर्ज पर अपने भी कार्यकर्ताओं की तैनाती बूथ स्तर पर करने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 2-3 महीने पहले ही ये कार्यक्रम वो कर चुकी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की संगठन की ताकत में बड़ा अंतर है। तो देखते हैं कि कांग्रेस ये जो कोशिश कर रही है उसे कितनी कामयाबी मिलती है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं सर। इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी साहब, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ। और ग्वालियर से हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी। नमस्कार। आप दोनों का बहुत स्वागत। दिनेश जी, किस तरह आप देखते हैं इन कोशिशों को कांग्रेस की? एक अच्छी कोशिश है और अगर ये ज़मीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव तरीके से क्रियान्वित हुई, इम्प्लीमेंट हुई, तो जाहिर तौर पर अच्छे नतीजे भी ला सकती है। लेकिन जो सवाल नरोत्तम जी खड़ा कर रहे थे कि आपने जो कागज़ पर जो योजना बनाई है वो क्या हकीकत में ज़मीन पर तब्दील होगी? क्या कहेंगे आप? शरद जी, ये तो सच्चाई है। कोई भी आप योजना बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर योजना का कोई अर्थ नहीं रहता। जो एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी ने अभी पेपर पर प्लान की है वो तो उसका इनिशियल स्टेज है बेसिकली। जो यदि आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जाना है, आपको किसी को भी जाना है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, यदि किसी को चुनाव भी लड़ना है तो सबसे ज़रूरी होता है कि उसका जो वोटर के साथ कनेक्ट कैसे होगा और उसके पास वो टीम है कि नहीं, ये इसका भी जो है एक आप आकलन कर लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यदि दिन प्रतिदिन मजबूत हुई है तो उसने अपने आप को हमेशा ये कसौटी पर रखा है कि वो उसके जो वर्कर हैं वो नीचे वोटर के साथ कितना कनेक्ट करते हैं। और यही कारण है कि हम ये देख रहे हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक उसने लगातार राज किया
और थोड़ा सा जो उसके 2018 में उससे जो सत्ता चूकी है, तो शायद उससे भी उसने कुछ अब सीख के फिर नए सिरे से उपचुनाव में जाएगी। जो ये रणनीति हम देख रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, ये रणनीति हमने 2018 के विधानसभा के आम चुनाव के वक्त भी ये सामने आई थी। तो कांग्रेस के लिए तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहा था। और अब उसे चूंकि समय मिल गया है कोरोना के कारण, बाई इलेक्शन के कारण, तो वो जो यदि इस समय का उपयोग अपने वोटर से कनेक्ट करने के लिए कर रही है, अपने वर्कर को चार्ज करने के लिए कर रही है, तो निश्चित तौर पे ये खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए है। कांग्रेस तो जो है उसके लिए तो बहुत अच्छा एक जो है कार्यकर्ता के लिए एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि नीचे उसे फील्ड में कैसे उपचुनाव में जाना है। जी, ये आपने ठीक कहा कि अगर ठीक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो बीजेपी को और सतर्क होने की ज़रूरत होगी। अमीनुल खान साहब, कांग्रेस की जब भी बात होती है किसी रणनीति की तो बहुत सारे अगर मगर जुड़ने लगते हैं। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है कि वो राजस्थान की तरह, जिस तरह वहाँ एक बड़े टर्मोइल को वो रोकने में कामयाब रही है, मध्य प्रदेश में वो बाई इलेक्शन में एक बेहतर नतीजे लाकर ये तो बताए कि वो मध्य प्रदेश में न चुकी है न ख़त्म हुई है। और ये जो नई कोशिश है, नई कोशिश क्या कहूँ मैं, होती रही है कोशिश तो, लेकिन संगठनात्मक तौर पर मजबूती के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ पर बिठाना बीते 2-3 चुनाव में हमने देखा है कि बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अब विषय पे आते हैं जी। 2018 का जब विधानसभा चुनाव था, तब कांग्रेस पार्टी ने मंडलम और सेक्टर इंचार्ज बनाए थे विधानसभा की 230 सीटों पे, और उसका परिणाम सबके सामने आया था जब हम मंडलम पे उतरे थे। हमारे कार्यकर्ता मंडलम अध्यक्ष बने थे, मंडलम की पूरी कमेटी बनी थी, सेक्टर इंचार्ज बने थे, सेक्टर बने थे। अब ये जो उपचुनाव आने वाला है, और ये आज की गतिविधि नहीं है, जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ था, सरकार हटी थी, कमलनाथ जी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप बैठ गए थे और अपनी रणनीति को बनाने तैयार हो गए थे कि किस तरह धन बल और बाहुबल से, जिस तरह से जनादेश को खंडित करते भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज हुई थी, उसके सामने उपचुनावों में किस तरह उतरना है। मंडल और सेक्टर हमारे तैयार थे। आज हमारे जितने पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, हमने हर विधानसभा में उनको मंडल सेक्टर इंचार्ज बनाया है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, उनको उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हायर की डिसाइड की गई है कि किस तरह से एक एक बूथ पे, एक एक सेक्टर पे काम किया जाएगा। और अब हम उसके आखिरी स्तर पे पहुंचते जा रहे हैं कि 20 से 30 मतदाता के बीच में, चाहे उसे पन्ना प्रमुख का नाम दे दीजिए या एक पेज इंचार्ज का नाम दे दीजिए, उस तरह से हम लड़ने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को। और ये जो कोरोना काल का समय मिला, निश्चित तौर पे हमें हमारे संगठन को मजबूत करने का और चीजें मिली, और हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा आखिरी पंक्ति के वोटर तक में और आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक में कमलनाथ जी के जो कार्य 15 माह के किए गए उनको पहुंचाने का प्रयास करें, और इस चुनाव को 15 माह वर्सेस 15 साल मनोबल मजबूत रखना भी बड़ी चुनौती है अमीनुल साहब, क्योंकि मजबूत मनोबल ही सफलता की दिशा में सबसे बड़ी कड़ी माना जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो बात कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए कही जाती है कि वो इससे मायूस भी है कि 15 साल की उसकी 15 महीने की सरकार आगे नहीं बढ़ सकी, तो वो मजबूत भी होगा और कहीं ना कहीं इस विश्वास के साथ भी उतरेगा कि वो कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जी देखिए, जिस कार्यकर्ता का 15 वर्ष में मनोबल ना टूटा हो, तो उसका 6 माह में तो मनोबल टूटने वाला है ही नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा है। अपने नेता कमलनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को आगामी उपचुनाव में धराशायी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या कहेंगे आशीष जी? कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ तो सामने आ ही रही है, और ये रणनीति मुख्य तौर पर आपको यानी बीजेपी को चैलेंज करने और उसकी बीजेपी की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार की गई है। अमीनुल खान साहब भी, आपके साथी भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब मैं कांग्रेस को या कांग्रेसियों को संगठनात्मक क्षमता विकसित करने के बारे में कहता हुआ सुनता हूं, तो मुझे वो हवाई किले बनाना याद आता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेकिंग कैसल्स इन द एयर। सबसे पहले तो संगठनात्मक क्षमता एक ऐसा विषय है जो बाजार से खरीद के नहीं लाया जा सकता या रातों रात नहीं उगाया जा सकता। इसमें निरंतरता चाहिए। जो कांग्रेस अभी तक अपने लिए एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई हो, चाहे राजस्थान की इकाई हो, चाहे महाराष्ट्र की इकाई हो, चाहे बिहार की इकाई हो, वो सब एक अध्यक्ष को भेदभाव रहित प्रणाली से चुनने की बाट जो रहे हो, एक अच्छी कार्य समिति का गठन देख रहे हो। और 15 माह में जब कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस संगठन स्वयं अपने लिए एक पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष तलाश रहा,
तलाशता रहा। ऐसे में हम कांग्रेस के संगठन की बात अचानक चुनावों के समय करने लगे तो ये अपने आप को मूर्ख बनाने जैसा होगा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित और विचारधारा आधारित संगठन है और कांग्रेस एक नेता आधारित संगठन है। यहाँ पे ना तो विचारधारा है और ना ही यहाँ पर कभी कार्यकर्ता का महत्व रहा है। तो कांग्रेस को अगर सही में अगर संगठनात्मक क्षमताएं डेवलप करनी है तो कम से कम 1 दशक का समय लगेगा। ये मनोबल बढ़ाने के लिए अपने आप को बेवकूफ बनाने का एक प्रयास जरूर हो सकता है, परंतु इसके परिणाम जमीन पर नहीं आने वाले। जब तक कांग्रेस अपने अंदर परिवारवाद का जो एक दंश है उससे नहीं निकलेगी, एक सामान्य कार्यकर्ता को भेदभाव रहित एक वातावरण नहीं देगी, तब तक कार्यकर्ता एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा और जनता से दूरियां बनी रहेंगी। एक बात मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी ओवर द नाइट क्रिएट नहीं की जा सकती। कोरोना के संकट काल में अगर कांग्रेस के पास सही में कार्यकर्ता थे तो बताइए कहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता राहत सामग्री बांटते नजर आए, कहां पर उनकी मदद करते नजर आए। तो जब तक आप अपने कार्यकर्ता को एक सोशल उनकी एक इफेक्टिवनेस में नहीं लगाएंगे, उनका एक सामाजिक पहलू उसके लिए नहीं लगाएंगे, आप कभी भी चुनावों में अचानक उनको नहीं उपयोग कर पाएंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास चूंकि अब नेता मध्य प्रदेश में नहीं है, कमजोर होते जा रहे हैं, तो कांग्रेस को ये चुनाव के समय भले ही याद आ रही है, मगर मुझे वो याद भी आता है जब हम भगवान के लिए कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सिमरन करे सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो कांग्रेस चुनाव के समय अगर संगठनात्मक क्षमता डेवलप करने की बात करेगी तो उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला। दार्शनिक तौर पर ये बात दिनेश जी ठीक प्रतीत होती है कि आपको संकट काल में ही, आप आपातकाल में ही नीतियां क्यों बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस की चुनौती ये भी रही कि 15 साल बाद तो सरकार आई, और सरकार भी आई तो वो 15 महीने भी ठीक से पूरे नहीं कर पाई। जो भी वजह रही हो, राजनीतिक कारण हो, तमाम बातें हैं, लेकिन संगठन कांग्रेस का शुरू से मजबूत नहीं था, ये ईमानदारी की बात है। और ये भी सही बात है कि कांग्रेस नेचुरल बैटिंग करने वाली टीम रही है कि आप खुलकर बैटिंग करो, वीरेंद्र सहवाग की तरह, अगर चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ये जो बात कही जाती है। आप किस तरह देखते हैं कि ये रणनीति, हालांकि कांग्रेस बहुत उम्मीद कर रही है और शुभकामनाएं हैं उसको, बीजेपी कांग्रेस दोनों को, कि वो अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक आगे ले जाएं, लेकिन फिर भी आपको कितना इसमें चैलेंजेस आपको क्या नज़र आते हैं? देखिए शरद जी, कांग्रेस में जो है उसको चैलेंजेस के तौर पर नहीं लेते दी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो कोई भी लीडर जो है वो ये तो कभी इस बात को महसूस ही नहीं करता कि उसके पास कार्यकर्ता नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो गुट का छत्रप होता है। और जब ये छत्रप मिलते हैं तो हमने 2018 का चुनाव नतीजा देखा कि क्या हुआ जी। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार हाथ से चली गई, जो सबसे कमजोर संगठन जिस पार्टी का हम कह रहे हैं कि वो हो गई। आज जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस नई चुनौती में है। अब क्या होता है कि जहां 1 और 1 2 हो रहे थे या 1 और 1 11 हो रहे थे, वहां 1-1 जो है 0 पर हो रहा है। तो आपको जब 0 से स्टार्ट करना होता है तो हर तरह से आपको चैलेंजेस होते हैं, और खासकर जब जिस इलाके में चुनाव ज़्यादा है, ग्वालियर चंबल रीजन में, कि वहाँ का एक बड़ा चेहरा जब चला जाता है तो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है या जो कार्यकर्ताओं का एक पूरा झुंड जब दूसरे तरफ चला जाता है तो आपके पास थोड़ा सा शक्ति कम हो जाती है। जब इस तरह की प्रक्रिया आप शुरू कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये तो आप एसेस कर ही लेंगे क्या हमारी क्षमता क्या है, क्या हम एग्जैक्ट जो वोटर है उसके 50% तक पहुंच रहे हैं, 30% तक पहुंच रहे हैं, या हमारे पोलिंग स्टेशन पर कितना जो है वहाँ हम पहुँच सकते हैं। कमलनाथ जी हमेशा जो एक चीज़ कहते हैं वो मतलब आप उसे ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस से ज़्यादा होता है उसमें, कि हर गांव में एक नीम का पेड़ और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता तो उनको मिल ही जाएगा। तो वो जो एक की जो उम्मीद है वो एक को हमने देखा कि वो मध्य प्रदेश आए और सरकार बन गई, और इसी तरह का वो फिर एक ट्राई कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कोई उनको पॉजिटिव नतीजे मिले, भले ही वो सरकार में वापस ना आ पाए, लेकिन एक चैलेंजेस तो खड़ा कर ही सकते हैं ना कि कांग्रेस जो है अभी इस स्थिति में नहीं पहुंची कि मध्य प्रदेश उससे मुक्त हो जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक भीतर कहीं एक आग भी होती है कि हमारी सरकार गिरी है और हमें पूरी मेहनत करनी है, पूरा जोर लगाना है। क्या यही जज्बा होगा जो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? अमीनुल खान साहब,
कई बार जज्बा जो है ज़िंदगी का लेकर हो, सरकार को लेकर हो, संगठन को लेकर हो। देखिए ना, बीजेपी का यही जज्बा था कि हमको 2 सांसदों से एक दिन बहुमत के साथ अपनी सरकार एक बार नहीं 2 बार और आगे के लिए उम्मीद खड़ी करते हुए चलानी है, तो बीजेपी ने वो कर लिया। और आपने भी अतीत में देखें तो कई चैलेंजेस आपने पूरे किए हैं, तो जज्बा बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। हालांकि आशीष जी बीजेपी की तरफ से नाइत्तेफाकी रखते हैं और उनका कहना है कि ये तो सब स्वप्न है, दिवा स्वप्न जिसको हम कहते हैं, कि सब आप दिन में सपने देख रही है, कांग्रेस ऐसा कर रही है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? जी अमीनुल खान साहब। देखिए, आशीष जी की राय आशीष जी के साथ अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बारे में जैसी राय रखना चाहे वो स्वतंत्र है। ये जज्बा कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता में भी है कि हमने वोट देके जिसको चुना था और जिसको हटाया था, हमारा जनादेश जिसके पक्ष में था और जिसके विपक्ष में था, उसको जिस तरह से खंडित किया गया, तो ये प्रदेश की जनता भी बदला लेने को आतुर है। प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को चुना था, कांग्रेस पार्टी को चुना था, उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे वोट दिया था और वो कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद प्रदेश में चाहते थे। और जिस तरह से सरकार गई है, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता उस जज्बे के साथ वोट देने आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव के लिए तैयार है तो क्यों चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से बार-बार चुनाव आयोग आपका भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, चुनाव को डिले करने की जनता के जज्बे पर आप निर्भर कर रहे हैं, लेकिन आपका जज्बा भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी शरद जी, बिल्कुल मैं आपके सामने बैठा हूं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल पूरी ताकत से लगा हुआ, अपनी सरकार वापस लाने के लिए बिल्कुल चाहत है उसकी, और अपनी सरकार वापस लाके ही दम लेगा। ये बिल्कुल मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहा हूं। जी, तो आप मानते हैं कि कांग्रेस इसको ज़मीन पर पूरी ताकत से उतार पाएगी और 4 लाख कार्यकर्ताओं का ये जो एक बड़ा हुजूम है, जिसका दावा किया जा रहा है कि वो बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुख बीजेपी के जो हैं उनको चुनौती देगा। आशीष जी, फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, हालांकि आप बार बार खारिज कर रहे हैं। 2018 में शरद जी, एक मिनट एक बात कर रहा हूं। बिल्कुल बोलिए। जब हम मंडलम और सेक्टर की नियुक्ति कर रहे थे, तब भी लोगों को यह था कि हम मंडलम तक उतर पाएंगे कि नहीं। हमने 2018 में भी वो काम करके दिखाया, और अभी 2020 में भी आप देखेंगे अच्छे परिणामों के साथ कांग्रेस सीटें जीतेगी और कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। जी आशीष जी, दावा देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। जी बताइए आशीष जी। देखिए सबसे पहले तो जो लोग मंडलम की 2018 में बात करते हैं, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनका मंडलम कहां चला गया था? अगर सही में उनकी संगठनात्मक क्षमता थी तो लोकसभा में क्यों राहुल गांधी तक, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अमेठी सीट हार गए थे? तो स्पष्ट है कि कांग्रेस में जब नेता कमजोर होता है, नेता की अपील होती है। 2018 की जो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जीत है वो भ्रम पर आधारित थी, और उसमें भी वो जीते कहां, कुछ वोट परसेंटेज से हम आगे थे, और कुछ सीटों के गुणाभाग ऐसे रहे कि इनकी संख्या बल ज्यादा आ गया, अन्यथा बैसाखियों पे सरकार थोड़ी चलती। एक बात। दूसरी बात, सिर्फ उत्साही लाल बन जाने से काम नहीं होता, परंतु उसके पीछे प्रामाणिकता क्या है ये भी तय करना पड़ेगा। चुनाव 3 कारणों से जीते जाते हैं। सबसे सर्वप्रथम उसमें होता है कि आज तक आपकी सरकारों ने जनता से किए गए वादों को क्या किया। तो 15, अभी तक तो हम बात करते थे 2003 से पहले के बंटाधार के युग की, जब सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, भ्रष्टाचार था हर जगह, और अब 15 माह का जो एक कांग्रेस ने एक जो डेमो दिखाया, तो 7.5 करोड़ जनता त्राहिमाम करने लगी थी। जिस कर्ज माफी के नाम पे कांग्रेस आई वो उन्होंने नहीं किया। कमलनाथ जी ने स्वयं स्वीकारा, हम नहीं कर पाए। लक्ष्मण सिंह जी ने विरोध किया, सिंधिया जी ने विरोध किया, जिसके चैलेंज में कहा गया सड़क पे उतरा। तो लेकिन आप अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों पर ही चुनाव नहीं जीत सकते हैं। भ्रम फैलाने का, आपकी अपनी स्ट्रेंथ पर भी आपको पूरा भरोसा होगा ही, होना ही चाहिए, तो आपको उस पर भी इक्वली आपकी निगाह होगी ही होगी। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से जनता के बीच अपना प्रमाण पत्र लेके जाती है, अपना स्कोर कार्ड लेके जाती है। जब हम लोकसभा का विषय होता है तो हम रखेंगे 370, हम अपना राम मंदिर रखेंगे, 3 तलाक रखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम रखेंगे, और जो हमने जो डेवलपमेंट के कार्य किए वो रखेंगे। मध्य प्रदेश में 23 मार्च के बाद से जिस तरह से शिवराज जी ने मोर्चा संभाला और नेशनल एवरेज से मध्य प्रदेश को कोरोना की लड़ाई में बेहतर साबित किया, और जो कमलनाथ सरकार खजाना खाली होने की दुहाई देती रही, 20 से 25 हजार करोड़ हमने जनता के बीच पहुंचा दिए, ये हमारा अचीवमेंट है।
और उससे पहले का जो हमारा 2003 से 2018 तक का सफर है वो आज भी हम प्रामाणिक रूप से आंकड़ों के सहित जनता के बीच ले जाएंगे। तो कुल मिला के स्पष्ट है कि कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी नाकारा रहती है और विपक्ष में रहती है तब भी नाकारा रहती है। मात्र उत्साहवर्धन से काम नहीं चलेगा। आप जब जनता के बीच जाएंगे तो आपने 15 माह में क्या किया इसका सामना कांग्रेसियों को जरूर करना पड़ेगा, और जिसके लिए कांग्रेसी निरुत्तर है। दिनेश जी, बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी है और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उसने 2-3 बड़े विकेट जो हैं विधायकों के कांग्रेस के उसने बीते 1 महीने के दौरान मध्य प्रदेश में गिराते हुए कांग्रेस को बड़ी चोट की। चाहे आप प्रहलाद सिंह लोधी की बात करें या कसडेकर जो हैं सुमित्रा जी उनकी बात करें, या फिर अभी ये भी माना जा रहा है कि 1-2 और नाम भी सामने आ सकते हैं जो चौंका सकते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसने एक बीजेपी को अति आत्मविश्वास की तरफ भी ले गई है ये चीज़ कि हम बहुत स्मूथ हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, और कांग्रेस ने एक ऐसी रणनीति रखी है अपनी जिस पर वो बहुत बात नहीं कर रही है। आज अमीनुल खान साहब भी हमसे बात कर रहे हैं तो वो कोई बढ़ चढ़ कर अपनी रणनीति पर बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी भी नहीं कर रही है। लेकिन बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज और कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चीज़ें छिपा के चल रही है, और बीजेपी को लग रहा है कि अब उसने कांग्रेस को एक तरह से पकड़ लिया है, धोबी पछाड़ मार ही दिया है। तो उपचुनाव में इनकी क्या हालत होगी? क्या ये मैटर करता है चुनाव में कहीं ना कहीं? नहीं, स्वाभाविक तौर पर आप देखिए शरद जी, जो बीजेपी का स्टाइल है काम करने का, खासकर शिवराज जी का जो हम देखते हैं, क्योंकि 15 साल की जो सरकार है उन्होंने इसी तरह से चलाई है कि वो कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती हुई दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने 2003 से 2018 तक जो है चुनाव हारे भी जी, और वो उसकी अपनी कमजोरियों के कारण, और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस उन कमजोरियों को अच्छी तरह पहचानती है। इसलिए जो देखिए वो जो बार बार बात करते हैं वो एकदम जो है दावे बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं करते कि हम बहुत बड़ा संगठन है या हमारे पास बहुत बड़ी फौज है। वो जो है धीरे धीरे करके वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक माइंड सेट डेवलप कर रही है कि कांग्रेस जो है मुक्त मध्य प्रदेश होने वाला है, तो उसको लेके जो अभी हम पॉलिटिकल बहुत सारे समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना किस तरह से कर रही है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन उसको लेके कैसा डेवलप हो रहा है, क्या जनता, क्या वोटर इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये तो होना ही था। 15 महीने की सरकार में जो है कमलनाथ जी की सरकार का काम बहुत अच्छा नहीं था, अच्छा हुआ चले गए, क्या इन सब चीज़ों का ऐसा कोई ध्वनि सुनाई दे रही है? ये चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होती है, केवल इससे नहीं होती कि आप ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसा आशीष जी भी कह रहे थे कि लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ता है तो उसी को वोट देते हैं लोग, पार्टी भी एक होती है लेकिन उसका भी जो है चेहरा होता है कि इसको देना है कि नहीं। उसको जो हम ये देखते हैं कि कई नेता लगातार जीतते जाते हैं, वो अपने क्षेत्र को भी उतना कनेक्ट नहीं रखते लेकिन फिर भी जीतते हैं, और कई नामी चेहरे हार जाते हैं, बार बार विधानसभा क्षेत्र बदलना पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र बदलना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कौन व्यक्ति ठीक है और कौन सा राजनीतिक दल ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये जनता के ऊपर ही है कि राम मंदिर का जो अभी भूमि पूजन हुआ है उसका क्या एक इम्पैक्ट आता है और लोग क्या सोचते हैं। और बीजेपी इस मामले में एक बहुत चतुर सुजान पार्टी है, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप उसके इस तरह से चलते हैं जिनके अर्थ और भावार्थ जो हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं। और निश्चित तौर पर इसीलिए बीजेपी इस समय एक ऐसी पार्टी है जो अपने अपोजिशन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी बनी है। और मध्य प्रदेश में भी यही कहानी है कि सब कुछ बहुत बेहतर नज़र आ रहा था। अगर आप बात करें इस साल की शुरुआत तक, जनवरी 2020 तक, हालांकि तब तक वुहान में वो वायरस जो तूफान मचाने वाला था वो सर उठा चुका था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मध्य प्रदेश में भी एक बगावत सर उठाने वाली है कांग्रेस में, और जो कांग्रेस की सरकार को ही इस तरह से जकड़ लेगी कि वही गिर पड़ेगी। तो कांग्रेस को अतीत की इन गलतियों से समझना भी है, संभलना भी है और आगे बढ़ना भी है। अगर वो ये कर पाती है तो जनता को ज़रूर वो चीज़ रास आएगी, लेकिन अंतिम नतीजा जनता के हाथ ही है कि वो इन तमाम परिस्थितियों को कांग्रेस और बीजेपी को किस तरह देख रही है, कैसे मूल्यांकन कर रही है। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।